पहले आपके ठीक सामने मंचासीन है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सर्वमाननीय ठाकुर ब्रजेश सिंह सेंगर। मैं चाहूँगा कि हमारे प्रयागराज के जिला अध्यक्ष जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे जनपद कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष हैं ठाकुर यशवंत सिंह सेंगर, आप भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। अध्यक्ष जी यशवंत सिंह जी, भाई कुलदीप सिंह मतलावत जी हैं हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आप इनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। ये हमारे मंडल के सचिव जी हैं, मंडलीय सचिव अच्छे सेंगर। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें। कुंवर प्रशांत सिंह एडवोकेट, जनपद प्रयागराज के जमुना पार्क के अध्यक्ष हैं सेंगर छत्तीस संगठन के। मैं चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अब मैं भी चाहता हूँ कि हमारे अतिथि सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। आप हमारे मीडिया प्रभारी हैं और संगठन के लिए सारी सूचनाएं इन्हीं से मिलती है, इसलिए बहुत ही सम्मानीय बात है। आपसे आग्रह करूंगा कि आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को माल्यार्पण करके स्वागत करें, आशीर्वाद। आदरणीय परम सम्माननीय सर्वमान्य सेंगर क्षत्रिय कुलभूषण सेंगर गगन के उज्ज्वल नक्षत्र आदरणीय श्री ब्रजेश सिंह सेंगर जी की मंच पर गरिमामय उपस्थिति अचानक ही हम सबको आह्लादित कर दे रही है। बेहद प्रसन्नता का विषय है कि हमारे मध्य प्रयागराज और
जनपद कौशाम्बी के बीच इस गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियों के संगम पे दुआबा क्षेत्र में हमारे सेंगर क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ब्रजेश सिंह सेंगर और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ठाकुर गुरदेव सिंह पटनावत जी पधारे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है। कुछ समय पहले आपने हमें निर्देशित किया था कि हम आपके मंडलीय पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 मीटिंग करना चाह रहे हैं, उनका हालचाल लेना चाह रहे हैं और क्षत्रियों को एकजुट करने में होने वाली समस्याओं एवं उसके निस्तारण सरलीकरण के बारे में भी चर्चा करना चाह रहे हैं और कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी देना चाह रहे हैं। तो सौभाग्य से आज वो दिन आ गया है जब आपके और हमारे आपके बीच का ये समागम हो रहा है। आप आदरणीय अध्यक्ष से आपको परिचित हो चुके हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जी से परिचित हो चुके हैं। अध्यक्ष जी को मैं परिचय करा दूं कि हमारे ये जनपद प्रयागराज के अध्यक्ष हैं ठाकुर सतीश सिंह सिंगरौर साहब, जनपद कौशाम्बी के अध्यक्ष हैं ठाकुर यशवंत सिंह सेंगर साहब और हमारे मंडलीय सचिव हैं अक्षय प्रताप सेंगर साहब, जिनसे आप पहले से परिचित हैं। ये हमारे हम लोग कल्लू भाई कहते हैं चंद्रशेखर सिंह सिंगरौर, ठाकुर चंद्रशेखर सिंह सिंगरौर हमारे पड़ोसी हैं। ये संगठन के प्रति इतने समर्पित हैं कि कभी कभी मैं संकोच करता हूँ कि अरे आगे जाना मैं कल भी नहीं बता पाया, आज बता रहा हूँ, लेकिन बेचारे तैयार होकर चल देते हैं जहाँ बैठक में चलना होता है। ये भाई कुंवर प्रशांत सिंह सिंगरौर साहब हैं। आप हमारे प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। क्योंकि ये प्रयागराज का क्षेत्र बहुत ही लंबा है तो एक अकेले अध्यक्ष के लिए पूरे इतने बड़े एरिया में काम करना थोड़ा सा दुष्कर सा लग रहा था। तो कार्य के सरलीकरण के लिए, जैसे कि शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, ऊपर सरकार, फिर बाद में प्रशासन, फिर सीडीओ, तहसीलें, ब्लॉक, इस प्रकार से विकेंद्रीकरण सत्ता का किया जाने का ये दौर है। और ठाकुर विक्रम सिंह सेंगर हैं, ये ठाकुर अनिल सिंह सिंगरौर साहब हैं। ये बहुत ही कर्मठ, ये सेंगर और सिंगरौर संगठन के समाज के व्यक्तियों को जगाने में सतत इनकी भागीदारी होती रहती है और प्रारंभिक काल से ही ये लगे हुए हैं। ये प्रयागराज में जो संगठनात्मक ढांचा आप देख रहे हैं, मैं अगर कहूं कि वो देन इन्हीं की है तो कहीं से गलत है। मैं नमन करता हूं इस प्रकार के कर्मठ मेरे मित्र अनिल सिंह सिंगरौर साहब का। इसके बाद ठाकुर हरिश्चंद्र सिंह साहब हैं। ये भी समाज के प्रति बिल्कुल दृढ़ संकल्पित हैं और इस उम्र के पड़ाव में अस्थमैटिक हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनका हौसला कभी पस्त नहीं हुआ और आज भी आपके सामने उपस्थित हैं। आपके बगल में अशोक सिंह, अच्छा अशोक सिंह सेंगर, जिला कार्यकारी, ये जनपद कौशाम्बी के हैं। इस प्रकार से तमाम हमारे पदाधिकारी साहबान आपके समक्ष हैं। अब मैं चाहूँगा कि अगला कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहमति से एक 1-to-1 मुलाकात करते हैं या दिशा निर्देश प्रसारित करते हैं या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं, जिससे कुछ पूछना चाहें वो खड़े होकर समुचित और विनम्रतापूर्वक अपना जवाब देंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और ये माइक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को समर्पित कर रहा हूँ।
सभी को मेरे ओर से प्रणाम। इस संगम की धरती पर आप लोगों ने जो प्यार और जो मेरे को मोहब्बत और प्यार जो दिया है, इस कारण मैं आज दूसरी बार आपके पास यहाँ पर मैं खिंच के आया हूँ। और आप लोगों ने जो संगठन के प्रति जो विश्वास देकर जो संगठन को आज यहाँ तक पहुँचाने में आप सभी लोगों का जो योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। इसी कड़ी में हम लोग आज एक जो बैठक रखी हुई है, ये हमारी कोई हमने कोई वैसे बैठक नहीं है, हमारी काम का भी बैठक आज हमने रखी है। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो आज से जो हम लोगों ने जो आज आप सब लोगों के समक्ष जो चर्चाएँ करनी है, वो चर्चाएँ हम 1 या 2 मिनट के बाद करेंगे। परिचय सभी का हम लोगों ने आप सभी लोगों के साथ में हो गया है। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आज एक बहुत बड़ी दायित्व और एक बहुत बड़ा काम हम हमारे बाबूजी महेंद्र जी को सौंपने वाले हैं। तो जैसा कि अभी हमने पूरा कई मंडल, मेरे ख्याल से कितने मंडल थे बाबूजी? पीछे जब हमने आपको मंडल में सारे दायित्व दिया था, कई सारे मंडल थे, 3 मंडल थे। तो कार्य तो वही करने हैं, कार्य थोड़ी सी मेहनत है। बाबू जी का जो इस उम्र में हमने जो जोश देखा है, उस जोश को देखते हुए हम थोड़ा सा कार्य बाबू जी का बढ़ा रहे हैं। तो अभी जो हम कार्य बढ़ा रहे हैं, उस कार्य में हम आगे की कड़ी हम जब शुरू करेंगे, जब हम इनको आज का जो दायित्व हम देंगे, इनको हम प्रदेश का जो पूर्वांचल प्रदेश है पूरा, उसका हम प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने छोटा दायित्व नहीं है, एक बहुत बड़ा दायित्व है। और मैं शायद मुझे ये उम्मीद है कि मुझे इनसे बेहतर अभी फिलहाल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा या दिखेगा जो इस दायित्व के अभी फिलहाल पूर्वांचल में निभाने के लिए भी लायक है। और हो सकता है कि इनके मार्गदर्शन में कोई ऐसा व्यक्ति निकल जाए कि कोई पूर्वांचल क्या पूरी उत्तर प्रदेश का दायित्व संभाले। हम तो इन्हीं के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में हम चाह रहे हैं कि हम एक अपना इनको जो दायित्व और इनको जो इनका सम्मान है, उस सम्मान से सम्मानित करके और मैं आगे की कार्यकारिणी को आगे बढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं इनको सम्मान को इनको योग्यता में रखता हूँ कि नहीं पता नहीं सर। मैं इसी उम्र में इस दायित्व तक पहुँच रहा हूँ, तो आपका एक्सपीरियंस तो मेरे से बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि आप संगठन की ओर से ये दायित्व है। ये जैसा कि हमारे संगठन का एक व्यवहार है कि हम लोग किसी का सम्मान करते तो खाली नहीं करते। ये कामकाजी बैठक हम आप सभी लोगों को ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि जो हमारे साउथ दिल्ली की मेयर है, वो आप सभी लोगों के बीच में से हम लोगों के जो संगठन है, संगठन के द्वारा जो हम लोग वहाँ इतने बहुसंख्यक रूप में जो रह रहे हैं आज की डेट में, अपने जो समाज सिंगर जो सभी लोग मिलकर के वहाँ रह रहे हैं, उस बहुसंख्यक ने अपना दम दिखाया। दम दिखा करके साउथ दिल्ली की जो मेयर है वो हमने अपने बीच सेंगर में से, और वो भी महिला शक्ति के रूप में हम लोगों ने अपनी वहाँ अभी 2022 में हमने वो चुनी थी। तो ये बहुत बड़ी हमारे संगठन के लिए उपलब्धि है। और हमारे संगठन के द्वारा जो बदरपुर, कलाटपुर और हमारा जैसे बॉर्डर पर पड़ता है, तो जैसे फरीदाबाद लग जाता है, बल्लभगढ़ लग जाता है, तो काफी लोग वहाँ उस बड़ी संख्या में रह रहे हैं। तो हम लोगों ने लगभग एक ही विधानसभा में 9000 के आसपास सेंगर सिंगरों की जो हमारी जो वहाँ पब्लिक रह रही है, जो हमारे साथी रह रहे हैं, लगभग 2300-2400 घर हैं। उन सभी 2300-2400 घरों से हम सब लोग अटैचमेंट है
सब एक दूसरे के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, और उन सबको मिला करके लगभग हमने अपनी ताकत का एहसास वहां पर हमने प्रशासन को दिलवाया, और वो प्रशासन को दिलवाने के बाद हमने वहां पर जो विधायक है वो विधायक हमारे अपने वोटों से गिना, वो जीता। और उसका उदाहरण कैसा है मैं बताता हूँ। उसका उदाहरण ऐसे है कि शाम को 5 बजे तक विधायक जी हमारे जो अभी भारतीय जनता पार्टी से श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी जो जीते थे, नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा में बने थे, वो लगभग शाम को 5 बजे तक उनकी उम्मीद नहीं थी कि वो जीत रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारे क्षेत्र के डब्बे खुलने चालू हुए तो उनकी जीत उतने ही वोटों से हुई जितने वोट हमारे थे। और आज भी वो उस एहसान को मानते हैं कि भाई अगर मेरे को जिताने वाले कोई है तो सेंगर समाज है। ये आज भी वो भरे मंच से कहते हैं, और इसका गवाह आप सबके बीच में से हमारे जो भाई है अपना सौरभ जी हमारे अधिवेशन में, पीछे अधिवेशन जो हुआ था उसमें आए थे, और हमने उनको इनवाइट भी करा हुआ था। हमारे विधायक जी भी आए हुए थे वहां पे, और नेता दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो अभी तक थे। तो उन्होंने भरी सभा में, उनको गवाह है वो भरी सभा में उन्होंने कहा था कि भाई आज जो मैं हूँ वो किसकी वजह से हो, सेंगर समाज की वजह से। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों ने वहां पर कमाई हुई है। इसके बाद जब ऐसा दबाव का कार्य आया, तो जब हमने अपना विधायक चुना, हमने अपना मेयर चुना, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि भाई कुछ ना कुछ अब हमें अपना और भी चाहिए। तो हमने विधायक जी से मांग रखी कि विधायक जी हमारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करिए जिससे कुछ नाम हो। तो विधायक जी ने कहा बताइए। तो हमने एक महाराणा प्रताप के नाम से एक भव्य सामुदायिक भवन यानी बारात घर उन्होंने बनाया, जिसका नाम महाराणा प्रताप भवन रखा गया, सामुदायिक भवन रखा गया। दूसरी उपलब्धि संगठन ने ये कराई कि हमारे क्षेत्र में लगभग 32 पार्क अभी 2 साल में विधायक जी ने बनवाए थे। तो उन 32 पार्कों में से लगभग 2 नाम क्षत्रियों के नाम पे रखे गए। एक पार्क का नाम रखा गया महाराणा प्रताप पार्क, और दूसरे का नाम रखा गया ठाकुर वीर कुंवर सिंह पार्क। ये 2 क्षत्रियों के नाम पे पार्क का नाम उन्होंने रखा। तीसरा एक द्वार का नाम भी महाराणा प्रताप द्वार, उन्होंने बहुत भव्य एक रोड के जैसे मेन रोड शुरू होता है, बहुत बड़ा उन्होंने एक गेट लगवाया द्वार। आप लोगों ने यहाँ कहीं देखा होगा लगा हुआ, कहीं पुराना बना हो तो बहुत बड़ा द्वार बनाया। उस द्वार का नाम भी उन्होंने जो रखा वो रखा महाराणा प्रताप। और जो उस अंदर एंट्री करके जिस रोड से जाते हैं उस रोड का नाम भी जो रखा वो रखा महाराणा प्रताप रोड। तो ये उपलब्धि भी हमने उनसे करवाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि जो प्रशासन द्वारा, राजनीतिक दल द्वारा हमारे संगठन को मिली है। और अभी जो हमारा जो मेन उद्देश्य वहां पर और भी है, वहां उद्देश्य हमारा ये है कि जैसे ही हम फरीदाबाद से एंट्री हम दिल्ली के लिए और करते हैं, तो एक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पार्क है। हमारा अभी भी मांग है कि उसमें किसी भी क्षत्रिय की एक बहुत बड़ी मूर्ति वहां पर अनावरण हो, जिससे एंट्री करते ही जो घुसे तो वो कहे कि हाँ भाई किसी क्षत्रिय की मूर्ति दिल्ली में लगी हुई है। हमारा प्रयास है महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, या किसी क्षत्रिय की, शिवाजी हो, कोई भी बड़ी कोई भी जो हमारे राजपूत नेता, क्षत्रिय नेता कोई भी हो, उसकी वहां एक मूर्ति के लिए भी हमारा प्रयास चल रहा है। और आप लोगों के सहयोग से शायद वो होगा भी। अभी मैं उत्तर प्रदेश की बात बता देता हूं आपको। जैसे कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जिनको अलीगढ़ हाथरस केसरी के नाम से जाना जाता है, और पीछे वो कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे दूसरी सरकार में, ये बात लगभग 65-62 के आसपास की है, ठाकुर मलखान सिंह। और उनके नाम से हमने यहाँ अपना जो पर्यटन मंत्रालय है, पर्यटन मंत्रालय में हमने प्रयास करके उनके नाम से एक मूर्ति अलॉट कराई, और उसका सारा सिस्टम बना करके एक मूर्ति हाथरस में कैलोरा, बहुत बड़ा एक कैलोरा चौराया है, उस कैलोरा चौराहे पर उनकी मूर्ति की परमिशन और उनकी मूर्ति बन के तैयार है। अब केवल हाईवे बन रहा है। जैसे ही हाईवे वहां से रोड बन जाएगा हाईवे का एक आध महीने में,
तो वो मूर्ति वहां पर एक बहुत भव्य मूर्ति गोल चक्कर बनके बीचों बीच में उनकी मूर्ति वहां पे स्थापना होगी, और उसकी जो केयर टेकर यानी देख रेख का कार्य भी हमारे संगठन के जिम्मे आया है। तो वो केयर टेकर जो हमारी जो हाथरस जिले की टीम है वो उसको केयर टेक करेगी उसमें। मैं ये चाह रहा हूँ जैसे अभी हमने ये प्रयास करा है, तो जैसे अब यहाँ भी हमारे जो पूर्वज हैं ठाकुर दरियाप सिंह है ना जी, तो मैं चाहता हूं कि भाई हम यहाँ भी ऐसा कोई ऐसा कार्य करें कि ठाकुर दरियाप सिंह जी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा मांग करेंगे जिससे कोई बड़ी मूर्ति, मुझे अभी ज्यादा जानकारी यहाँ नहीं है कि उनकी कहाँ मूर्ति है नहीं है, या कोई पार्क है या नहीं है, या कोई उनके नाम से रोड है या नहीं है, या कोई उनके नाम से धर्मशाला है या नहीं है, मुझे इसके बारे में शायद अभी जानकारी नहीं है। तो मेरा और मेरे संगठन की जो चर्चा हुई, तो हमारी भी मांग ये है कि हम प्रशासन से उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगे कि हमारा भाई कहीं ना कहीं पार्क का नाम उनके नाम से दिया जाए, कोई भव्य मूर्ति किसी चौराहे पर उनके नाम से लगाई जाए, कहीं ना कहीं रोड का नाम रखा जाए, कोई गेट द्वार उनके नाम से बने, या कोई सामुदायिक भवन का नाम उनके नाम से रखा जाए। क्योंकि जिस बहुतायत में हम लोग यहाँ भी है, उस बहुतायत में भाई हमारा भी है कि भाई अगर हम सब लोग मिलकर के उसका प्रयास करें, तो पर्यटन मंत्रालय में भी अभी ठाकुर साहब ही हैं, अगर हम लोग अगर थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो वो जो मंत्री ठाकुर साहब है वो कहीं ना कहीं हमारी अभी सुनेंगे। सेंट्रल में नहीं है जी, उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्रालय में है। और आप नोट कर लीजिए इस विषय को, ये विषय से हमारा अभी फिलहाल मेन अभी यहाँ का मुद्दा है कि हमें किसी रूप में ठाकुर दरियाप जी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से करना है, जिससे लगे कि हाँ भाई इस संगठन ने कुछ ना कुछ प्रयास करे हैं जी। अच्छा, अब आते हैं हम एक ईडब्ल्यूएस मुद्दे पे। तो मैं आप सब लोग, हमारी मेन टीम यहाँ बैठी है, कार्यकारिणी बैठी है, तो मैं थोड़ा सा पूछना आप लोगों से चाहूंगा, ईडब्ल्यूएस कितने लोग जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस क्या है? कोई बता पाएगा? बताओ एक बार, बताइए। ईडब्ल्यूएस जैसा कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस की से हुआ इकोनॉमिकली और वीकनेस सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वो लोग जो सामान्य श्रेणी में आते हैं, समारोह में वो लोग जिनकी आर्थिक रूप से वो पिछड़े हैं, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि आप पहली कि आप सवर्ण हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बन जाता है वो 10% रिजर्वेशन पाने के पात्र होते हैं। तो हम सब ठाकुरों को जो पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से पीछे हैं, उन सब का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया जाए ताकि उनको भी रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। और कोई भाई इसके बारे में, इस जो भाई साहब ने बात रखी, इसके अलावा कोई और कुछ जानता है क्या? आप बताइए। सभी को सादर प्रणाम मेरा। ईडब्ल्यूएस जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्णों के जो समाज के लोग, उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाता है। उसमें कई तरीके के क्राइटेरिया लगाए जाते हैं, जैसे 8 लाख से आपकी आय कम होनी चाहिए, 100 वर्ग से घर क्या बोलते हैं 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा है कुछ हेक्टेयर का आपके पास अगर गांव में जमीनें हैं तो उससे कम होनी चाहिए। तमाम तरीके की बाधाएं भी लाई जाती है उसमें, जिसके कारण हमारे जो अध्यक्ष जी मैनिफेस्टो टाइप का लाए हैं उसमें तमाम उसमें सरलीकरण के उपाय दिए गए हैं। कई राज्यों में ये मुहिम हमारे क्षत्रिय समाज द्वारा चलाई भी गई है कि उसमें सरलीकरण किए भी गए हैं, जैसे एज में छूट देना और तमाम तरीके की छूट देना। तो ऐसा, पर अभी उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें नहीं है, उसमें एक जैसा प्रक्रिया चल रही है साधारण तौर पे वैसी है। तो इस चीज के सरलीकरण को लेकर के प्रभाव में लाने के लिए तमाम तरीके के संगठन हमारे कार्य कर रहे हैं। और कोई साथी जो कोई जानकारी ईडब्ल्यूएस के बारे में वो है, किसी को और कोई जानकारी? मैं आपको थोड़ा सा जानकारी ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देता हूँ। जैसा कि हमारे यशवंत भाई ने कहा, बिल्कुल सच कहा, ईडब्ल्यूएस का मतलब ही यही है। लेकिन ईडब्ल्यूएस जैसा कि सवर्ण जाति के लिए बनाया गया था, जिसमें राजपूत समाज भी आता है, बनिया समाज भी आता है, ठीक है जी, ब्राह्मण समाज भी आता है, या जो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं, वो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के लिए बनाया गया था।
लेकिन उसके अंदर इतनी मापदंड, इतनी फॉर्मेलिटीज कर दी गई कि वो AWS का आज की डेट में कोई लाभ नहीं उठा पा रहा है, और वो लाभ कहीं ना कहीं दूसरी प्रजाति, जो मैं आपको बताऊं, जो ऊंचे पजामे वाली जो प्रजाति है, हमारे सर्वणों का लाभ वो ऊंचे पजामे वाली जातियां उसमें ले रही है। क्यों? क्योंकि उनके पास ये कैटेगरी एरिया में, वो कैटेगरी में आ जाते हैं और वो उसका लाभ EWS का उठा ले जाते हैं। तो हमारा हक जो खा रहे हैं वो ये लोग खा रहे हैं। तो हमारी जो मांग सरकार से अब है, वो मांग हम इसके सरलीकरण की मांग सरकार के समक्ष अब हम हर जिले, हर जो जिला है उसकी इकाई, विधानसभा के बाद में छोटी इकाई, उसके बाद और छोटी इकाई, हमारा जो टारगेट है वो हर उस छोटी इकाई तक है कि वो अपने लेटर हेड से, या लेटर हेड नहीं है तो एक प्लेन पेपर पे, जो आज मैं मुद्दे आपको बताने वाला हूं इसके बाद में, उन मुद्दों को एक पेपर पे वो लिखे डाले, अपना नाम पता ये सब डाले और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम उसको भेजे। तो इससे क्या है कि जब पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह से ये सब चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई समय लेंगे, बैठक करने के लिए, और उनसे ये मांग रखेंगे कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा सरलीकरण जो भी OBC में आता है वो हमें जनरल में नहीं मिलता, इसलिए हमें ये सरलीकरण चाहिए। और ये सरलीकरण सबसे पहला काम जो 10% आरक्षण का था, वो कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव सिंह गोवामेडी जो राजस्थान से थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन के बल पर वो ये 10% का आरक्षण सरकार ने हमें दिया था, जिसमें हमारी भी भागीदारी थी। मैं भी लगभग 4 दिन सुखदेव सिंह गोवामेडी जी के साथ में राजस्थान में रहा, तब ये 10% आरक्षण रहा। उन्होंने दोबारा एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन में जो रहा तो उन्होंने ये सारे मुद्दे सरलीकरण कराए, जो कि OBC में आते हैं। उन OBC को जो फैसिलिटी मिलती है वही फैसिलिटी 10% आरक्षण वालों को मिलनी चाहिए, और वो राजस्थान में अब कांग्रेस सरकार ने फैसिलिटी दे रखी है और वो है वहां। यही चीज सेम गुजरात में भी हुई। गुजरात में भी OBC समाज को जो भी फैसिलिटियां मिलती हैं वही 10% आरक्षण वालों को मिलती है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देना चाहता हूं कि जो अभी हमारी जो मुख्य मांगे हैं सरलीकरण के लिए, EWS सरलीकरण के लिए जो मुख्य मांग है वो है आयु सीमा में जो छूट मिलनी चाहिए। वर्तमान आयु सीमा की जो समीक्षा कर इसे समयानुसार किया जाए ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। यानी छूट जो OBC को मिलती है वही 10% वालों को भी छूट इसमें मिलनी चाहिए, 10% वाला। इसमें दूसरा सरलीकरण है आवासीय एवं खेतीहर भूखंडों की गत छूट प्रदान की जाए। जैसे भाई ने भी बताया कि जिसके पास में 100 गज की जमीन है या कितनी जमीन 8 लाख आय है और कुछ जमीन का कुछ सरलीकरण है कि पता नहीं कितने बीघे जमीन है, उस पर अगर है उसके पास तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो इसमें उसको छूट दी जाए। ये छूट राजस्थान में ऑलरेडी है, गुजरात में है, तो वो भाई जब वहां पे आज के डेट में BJP की सरकार है, गुजरात में BJP की सरकार है और वहां ये कार्य हो रहे, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? हाँ, एक बार ये पढ़ के सुनाओ सबको भाई जी, आप अपने तरफ पढ़िए लीजिए। छठवां पर्सन छोड़ देना उसमें। अच्छा, आराम से पढ़ना है। हाँ, पढ़ के सुनाओ तो सबको एक बार जानकारी हो जाएगी। मुझे पकड़ाया है इसमें EWS का सरलीकरण के विषय में मतलब संक्षिप्त कुछ बिंदु दिए हुए हैं, मैं कौन सा आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। नंबर 1 पर लिखा हुआ कि आय सीमा की समीक्षा। आय सीमा की समीक्षा के अंतर्गत बताया गया कि वर्तमान आय सीमा की समीक्षा कर इसे समयानुसार अद्यतन किया जाए ताकि अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। नंबर 2, आवासीय एवं खेतीहर भूखंडों की शर्त में छूट प्रदान की जाए। नंबर 3, आयु में छूट। आयु में छूट से तात्पर्य है केंद्र सरकार की भर्तियों में EWS वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य वर्गों के ही तरह आयु सीमा में राहत प्रदान की जाए। भर्तियों में EWS वर्ग की खाली रही सीटों पर
खाली रही सीटों पर बैकलॉग सिस्टम लागू किया जाए ताकि वे अपनी योग्यताओं के अनुसार अवसर प्राप्त कर सके। एक मिनट जी। अब ये बैकलॉग क्या है, इसके लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ। बैकलॉग ये है कि सपोज करो कि हमारे 10% आरक्षण में 100 सीटें हैं, 100 सीटें में 10 हमारे इस कैटेगरी डब्ल्यूएस में रिजर्व्ड है और वो सीटें केवल 6 ही भर पाई हैं, 4 खाली रह गई। तो क्या करते हैं ये लोग 4 को किसी और अन्य से लेकर उठा करके उसको भर देते हैं। लेकिन उसको क्या है कि 6 है तो 4 अगर खाली है तो 4 को वो लॉक कर दिया जाए। अगली योजना जैसे ही निकलती है तो 10 अगली और 4 पिछली 14 योजनाओं पे हमें लाभ दिया जाए। ये है लॉक। बैकलॉग का आपने ऐसे समझा जैसा कि लक्ष्य जी ने आपको बताया। चलिए आगे बताते हैं। नंबर 4 पर लिखा है कि पंचायत निकाय चुनाव एवं अन्य चुनाव में आरक्षण, ये एक हेडिंग है। उसके अंतर्गत ये बताया गया कि अन्य वर्गों की तरह ईडब्ल्यूएस वर्गों को सभी तरह के चुनाव में 10% आरक्षण की सीट आरक्षित की जाए, चाहे वो ग्राम प्रधानी, ग्राम इकाई हो, नगर इकाई हो, नगर निगम हो, विधानसभा नहीं और लोकसभा। उसका तात्पर्य नहीं, केवल पंचायत तक। अच्छा, केवल पंचायत तक है? नहीं, पंचायत और निकाय दोनों में। अच्छा, पंचायत और निकाय दोनों में। निकाय मतलब कि वो चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम, नगर में तीनों इकाइयां आती हैं। और पंचायत में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। अभी जैसा कि देखा होगा इन पंचायतों में एससी के लिए रिजर्व है, ओबीसी के लिए रिजर्व है, जनरल वाले नहीं लड़ पाते। जब हमको 10% आरक्षण मिल गया है तो 10% सीटें हमारे लिए रिजर्व होनी चाहिए ताकि जनरल कैटेगरी भी उसमें अच्छी हो सके। पांचवें नंबर पर है कि प्रमाण पत्र की वैधता, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि कम से कम 3 वर्ष को बढ़ाया जाए ताकि आवेदकों को बार-बार प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराना ना पड़े। उसकी सीमा अवधि बढ़ाई जाए, जैसे कभी 3 वर्ष तक ही मान्य है। नहीं, अभी 1 वर्ष के लिए बनता है। ये उत्तर प्रदेश में इसकी समय सीमा 3 वर्ष की करी जाए। अच्छा, कम से कम 3 वर्ष रखी जाए। जो 1 वर्ष लागू किया गया है उसको कम से कम 3 वर्ष की समय अवधि बढ़ाया जाए ताकि वो हर प्रत्येक वर्ष उसको बनवाने के पीछे परेशानी ना उठाना पड़े। अगला है 6ठे नंबर पर, आप शायद बता दिए। हाँ, उसको 7वां है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। ईडब्ल्यूएस के सभी विद्यार्थियों को सभी कोर्सों में निजी एवं सरकारी संस्थाओं में छात्रवृत्ति सुनिश्चित प्रदान की जाए ताकि उन्हें उच्च शिक्षा में समान अवसर प्राप्त हो सके। नंबर 8 है आवेदन शुल्क और किराए में भी छूट। सभी भर्तियों में आवेदन शुल्क और किराए में अन्य वर्गों की तरह छूट प्रदान की जाए। महिलाओं के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पिता की आय को हटाया जाए। अब क्या है, एक मिनट रुकूंगा मैं आपको। जैसे अब छूट मिलती है, जैसे किराया हमारे कहीं पे कोई पेपर है तो हमारे बच्चे क्या है जी, जो SC ST है, OBC है, वो तो जाते हैं जी फ्री में, हमारे बच्चे किराया देकर जाते हैं। तो ये सब छूट मिलनी चाहिए, हमारे बच्चों को भी छूट मिलनी चाहिए जब उनको मिल रही है। तो जब वो ऑलरेडी 10% रिजर्वेशन में आ गए तो उनकी बराबर छूट दो ना। हाँ, दूसरा जैसे महिलाओं वाला इसमें आया है, महिलाओं में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में पिता की आय जुड़ी होती है महिला के में हमेशा। तो इसमें महिला के जब महिला की शादी हो गई, वो अपने आदमी के साथ चली गई, तो पिता की आय क्यों जुड़ रही है उसमें भाई, उसको हटाना चाहिए। अगला समय सीमा, आवेदन की प्रक्रिया और प्रमाण पत्र की जारी की जाने वाली अवधि को कम से कम किया जाए ताकि लोगों को शीघ्र लाभ मिल सके। दस्तावेजों की सरलता, और इस हेडिंग के अंतर्गत ये बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सरल और कम समय लेने वाली बनाया जाए। इसके लिए एकल विंडो प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की जाए। अगला बिंदु है कि मदद और मार्गदर्शन। इस हेडिंग के तहत ये बताया गया है कि आवेदकों के लिए जानकारी और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए विशेष हेल्प डेस्क की स्थापना की जाए ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। हमारे समाज में ईडब्ल्यूएस वर्ग के कई व्यक्तियों को उचित अवसरों की आवश्यकता है और इन मांगों के लागू होने से उन्हें जीवन में बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जैसा कि ये हमने अभी ड्राफ्टिंग तैयार करी है और ये ड्राफ्टिंग
अब लगभग हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में जा चुकी है और उत्तराखंड में हमारी ये जा चुकी है, मध्य प्रदेश में ड्राफ्टिंग जा चुकी है और आज अब हमारे माध्यम से ये आप लोगों के पास भी शुरुआत यहाँ से हमारी ये हो रही है। तो ये जो मुद्दा है ये हमने हिमाचल प्रदेश के लिए उठाया है, उत्तराखंड के लिए उठाया है, ये मुद्दा हमने अपना उत्तर प्रदेश के लिए उठाया है, मध्य प्रदेश के लिए उठाया है। कुछ लागू हो गई है, हाँ कुछ उसमें लागू है। पूरी तरह से नहीं है। और ये इसका जो फीस वगैरह हाँ हाँ, तो इसमें वो ऐसा नहीं, ये हमने ड्राफ्ट दे दिया है, वहां पर अपने टीमों को दे दिया है, तो उसमें जो हो रखा होगा अपना उसको हटा देंगे, अपना उसको लगा करके फिर जो जो मुद्दे हैं वो लगा करके आगे उसमें जितने टीएम के माध्यम से सभी को सौंपेंगे। दिल्ली में हम लोग अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली में पूर्व राज्य की सरकार नहीं है, एलजे की सरकार है वहां पे, तो वहां पे ये कार्य वहां नहीं हो सकता, तो अभी हम यहाँ सब कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने भाई साहब ने अभी आप सभी लोगों के समक्ष ये सारी बातें रखी हैं, तो अब आप इसके अलावा जो अभी हमारी इकाइयां बनी हुई है संगठन की, जो जिले में बने हुए हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि हर जिले से, हर इकाई से, हर गांव से, चाहे वो मतलब पदाधिकारी वहां से गांव में से हमारा कोई है या नहीं है, तो उस गांव का कोई अगर प्रधान सर्वर जाति का है तो वो एक अपने पेपर पे ये पूरा ड्राफ्ट हम दे देंगे उसको, केवल कॉपी लगानी है, कॉपी पेस्ट करनी है और उसको अपना साइन करके एड्रेस लेकर के केवल डीएम के नाम, मुख्यमंत्री के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपना है। तो जरूरी नहीं है कि उस संगठन से हमारे जुड़ा हुआ व्यक्ति ही है। तो हमारी मांग है कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोग, आप लोग सब यहाँ ये 3-4 जिलों की सब मेन व्यक्ति बैठे हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि ये सभी जिलों के माध्यम से ये डीएम को पहुंचे, ज्ञापन पहुंचे और गांव से ये जाकर के निकले, हर व्यक्ति के माध्यम से ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे, जिससे इसका फायदा हम लोग आगे सर्वण जाति के लिए हम लोग कर सकें। ये हमारा अभी आज का जो हमारा जो मेन मुद्दा है, और जो आपके पास आज हम लोगों को जो मेन बैठक रखी गई थी वो इसी विषय के लिए रखी गई थी कि हम लोग कुछ न कुछ एक मुद्दा ले जिससे हमें लगे कि भाई हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। भाई काम तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर रहे हैं, संगठन के लिए भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा नाम होना चाहिए ना जी कि भाई जिसने पहल करी उसका नाम तो कम से कम ऐसा कुछ करके चले जाए कि अपनी जिंदगी में कम से कम आज से आने वाली जो हमारी अगली पीढ़ी है वो याद तो रखे। जी भैया, हमारे संगठन में कौशाम्बी इकाई में प्रधान जी हैं, ये जो अभी बैठे थे आपसे बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, प्रधान ही अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए अब बहुत बढ़िया बात है ना, अब जैसे प्रधान जी है तो प्रधान जी के माध्यम से उनके प्रधान जी में उनका अपना लेटर हेड होगा, तो ये प्रधान जी अपने लेटर हेड पे ये सिर्फ क्या करना है, कॉपी तो करनी है, अपना नाम डालना है, अपना डीएम साहब को भेजना है। अभी क्या हुआ था, अभी आपने देखा होगा कि सरकार ने SC/ST में क्रीमी लेयर लागू करने का कुछ मुद्दा उठाया था, तो जितने भी दलित और SC के थे सारे सांसद इकट्ठे होकर उन्होंने मोदी जी के पास ज्ञापन लेकर पहुंच गए थे उनका दबाव बनाने के लिए। यदि हम अगर कुछ नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे, ये सत्य है। तो इसलिए हमें दबाव बनाना पड़ेगा, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। और इसमें जितने भी ये मुद्दे, कोई मुद्दा मतलब खराब नहीं है, इसको हम कह सके बेकार है, कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। अब जैसे इन्होंने क्या किया, ये मार्च में खत्म कर देते हैं ये लोग, और अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं, अप्रैल में फॉर्म भरे जाते हैं, और मार्च में 31 मार्च को आपका ईडब्ल्यूएस रद्द कर दिया जाता है। फॉर्म अप्रैल से भरे जाने, अटक गई गाड़ी, आप उसको बनवाने में 1-2 महीने का समय लगेगा जब तक फॉर्म निकल जाएगा। तो ये सरकार की जो चालें हैं ना, ये आप समझो, ये एक लॉलीपॉप दिया है, उसी लॉलीपॉप को हमें सरलीकरण करवाना है, जो कि ऑलरेडी राजस्थान और गुजरात में हो रखा है। जमीन की शर्त क्या यार, जमीन क्या होती है, इसमें गरीब को गरीब है, 25 बीघे मतलब 2 एकड़ का जमीन की शर्त है, क्या मतलब है उसका, वो हटवानी है। आयु सीमा 8 लाख, ये SC OBC के जितने भी ये सांसद विधायक बने बैठे उनकी कोई शर्त है, करोड़ों मर्सिडीज में घूम रहे हैं, कोई शर्त नहीं है। यहाँ बढ़ जाती है 8 लाख रुपए, तो अमीर हो गया, 8 लाख रुपए कमा लिए तो उसने, तो ये शर्त हटनी चाहिए, नहीं हटनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनमें से सारे मुद्दे वो हैं जो आपके आने वाली पीढ़ियों में काम के हैं। अगर हम मिलकर आवाज नहीं उठाएंगे तो कहीं नहीं रहेंगे। बहुत बढ़िया भाई जी ने कहा
और मैं आप सभी लोगों को आश्वासन दे रहा हूं कि भाई साहब हम कहीं ना कहीं इस मुद्दे में कामयाब भी होंगे। कोई भी साथी ये ना सोचे कि आज हम यहाँ 10 बैठे तो हम क्या करेंगे। अरे भाई मैं तो अकेला चला था, आज आप लोग 10 बैठे हो ना, हर जिले में 10 बैठे हैं ना मेरे साथ में 7 वर्षों में। तो हर जिले से मैं कहता हूं, हर जिले से अगर उसने 5 ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम भी निकलवा दिए तो 75 जिले हैं, 75 जिले में 5-5 आप लगा लो, 7 पंजे 35, मतलब 350-400 ज्ञापन अगर मुख्यमंत्री जी के नाम जाएंगे तो ये सोचे कि मुख्यमंत्री जी को इस पे सोचने में मजबूर हो जाएंगे जी। हाँ, आप अपना पॉइंट रखिए। उनको अपने समाज के लोगों को मदद करना चाहिए। जैसे ईडब्ल्यूएस उन्हीं के थ्रू बनता है, कोई डायरेक्ट लेखपाल के पास नहीं जाता है, तो उनको अपने समाज में जागरूकता भी फैलानी चाहिए। पॉइंट लिख लो। और उनको मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जानकार नहीं। बहुत बढ़िया आपने बात करी है। चलिए, वो भी मेरे पास पॉइंट है आपका वाला भी, ये इस पे अभी आते हैं ना तो फिर वहां हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अभी पीछे भाई साहब ने, हमारे कुलदीप जी ने बताया, इस पे जो सरलीकरण अपना क्रीमी लेयर वाला जो SC/ST में क्रीमी लेयर चल रहा था कि भाई जो SC/ST में जो छूट है उस आरक्षण में भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो ऑलरेडी 1 बार 2 बार 4 बार ले चुका है उसको किस बात का आरक्षण चाहिए। तो जो नहीं मिल पा रहे आदिवासी हैं और उनको मिलना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, सारे लोग इकट्ठे हुए, प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचे, सबने ज्ञापन सौंपे, प्रधानमंत्री जी ने दूसरे दिन संसद में उसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया जी। तो हम भी अगर हर जिले से अपने अपने ज्ञापन लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को भी, मैं कहता हूँ, कहीं ना कहीं सुनेंगे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए। और जब हम चलेंगे ना, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जितने उत्तर प्रदेश के क्षत्रिय संगठन है, जब उनको एक सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जब उनको लगेगा कि यार ये मुद्दा, अरे इन्होंने उठा दिया, हमें भी साथ लगना चाहिए। जैसे EWS का 10% लाने का मुद्दा जैसे सुखदेव सिंह मैनेज जी ने उठाया था पहला, तो वो उनके नाम पे लिख गया, जिंदगी में उनके नाम पे लिखा रहेगा कि किसने करवाया 10% के, सुखदेव ने। ऐसे ही हम चाह रहे हैं कि भी इसमें अगर सरलीकरण हो तो किस नाम पे जाए कि सैंगर संगठन ने कराया जी। तो मेरा मकसद तो यही है। तो हम पूरे, जब हम लोग जब निकलेंगे ना जी, हर जिले से देंगे तो जब जाएगा हाईलाइट होगा, हर आदमी सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट करेगा। तो और भी जो क्षत्रिय संगठन है या लाला लोगों के संगठन है, पंडित लोगों के संगठन है, सर्वण जितने भी है, जितने भी सर्वण लोग हैं उनके संगठन है, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस बारे में कहीं ना कहीं ऊर्जा प्रदान होगी। तो हो सकता है कि वे भी निकल पड़े इस कार्य को लेकर के, तो भाई सरकार पे और दबाव बनेगा, तो कहीं ना कहीं इसका हम लोगों को फायदा मिलेगा। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह यही है कि आप लोग इस विषय पे आज बिल्कुल गहन चिंतन करें, क्योंकि आज ये जो बैठक रखी गई है, मैंने आपको सबसे पहले ही पॉइंट ये रखा था कि आज हम लोग कामकाजी बैठक में बैठे हैं। खाली हम लोग ये नहीं कि भाई भाषण दिए चले गए, सिर्फ हम जो काम के लिए बैठे, काम के लिए आए हैं। और मुझे लग रहा होगा कोई भी व्यक्ति बोर हो रहा है इस बात से, तो बढ़िया है आप अपना पीछे बैठ करके टीवी देखें। तो अगला मुद्दा मेरा है कि जैसे SC/ST जो एक्ट है उस पर भी हम लोग अब आगे काम करने का हमने पूरा मूड बना रखा है कि भाई ऐसी जैसे जिस मर्जी का मनाए वो अपनी सर्वण जाति को उठाया और SC/ST लगा देता है बिना किसी के। आपको ध्यान होगा भी कोई 20 वर्ष, आपको अधिवक्ता जो है आपको तो शायद जानकारी है, कौन काट के आया था 20 वर्ष की सजा या 18 वर्ष की, और उसको बाद में पता लगा कि 18 वर्ष बाद उसको SC/ST लगाई नहीं, उसकी 20 साल अभी उत्तर प्रदेश से ही कोई काट के आया है, आपको शायद जानकारी नहीं होगी है। हाँ, वो अभी मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, 18 या 20 वर्ष की वो जेल SC/ST एक्ट में काट के आया है, और वो 18 साल बाद उस पे वो जो मुकदमा था वो झूठा निकला, उसके 18 वर्ष जेल में चले गए। बताओ कौन देगा उसके 18 वर्ष। तो इस मुद्दे पे भी हमें काम करना है अब आगे कि भाई पहले इसका पूरा जो लगाने ये जो SC/ST एक्ट लगते हैं, पहले इसमें पूरा जैसे पूरी इसकी जांच पड़ताल हो। अगर आपको लगता है तभी इसमें इस तरीके का कोई कार्य हो, क्योंकि ये मोदी जी ने बदल दिया था, हम ये एक बार हो गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, लेकिन मोदी जी ने इस सिस्टम को दोबारा से रोक करके दोबारा से उन्होंने लागू कर दिया, वही सेम सिस्टम लागू कर दिया। इसकी भी हमें अब आगे लड़ाई करनी है। सबसे ज्यादा इसके केसेस आपने सुने होंगे, आपको पता होगा, प्रयागराज का नाम आया था, उसमें साफ साफ लिखाया था ऐसे वकीलों पे जो प्रयागराज में ऐसा अवैध धंधा कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर सवर्ण समाज को फंसा रहे हैं, उन वकीलों पे भी कार्रवाई होगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग थी, मेरे से मिस हो गई है, मैंने न्यूज़पेपर में देखा था ये पूरा। दोबारा बोलो। सबसे ज्यादा मतलब प्रयागराज में ये चल रहा है,
प्रयागराज जैसे हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश का, यही आके डायरेक्ट वकीलों से मिलके सांठ-गांठ करके भी लोग अवैध वसूली कर रहे हैं, उनमें वकील भी उनका साथ दे रहे हैं। तो ऐसे वकीलों पे भी दंडात्मक कार्रवाई होनी है, योगी सरकार ने ये बोला था। तो ये वाला ये भी एक मेन पॉइंट है कि इसमें भी हमें वकीलों की आवश्यकता होगी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि हमें एक वकीलों की एक फौज बनानी है, अपने समाज की एक फौज तैयार करनी है, जिसमें आप जैसे युवा है उनको हमें साथ चाहिए होगा, जैसे हमारे अक्षय युवा है, आप युवा हैं, इस तरह से आप सब मिलके सभी क्षत्रियों की एक फौज बनाई है। जैसे आपने देखा होगा ब्राह्मणों का एक लॉबी है, जज में लॉबी है, वकीलों में लॉबी है, उसी तरह से हमें अपने वकीलों में, जज लायक तो भी अभी हम है नहीं, हम वकील लायक हैं, तो अभी हम वकीलों में अपनी लॉबी बनाएं। इसमें आपकी हेल्प हम भी करेंगे, अपने हाथरस अलीगढ़ जितने उधर से वकील होंगे सबको जोड़ा जाएगा आपसे, इधर से आप जुड़िए, एक तरह से एक वकीलों की सेना, एक फौज तैयार कीजिए, जिससे कि हम PWS और SC/ST एक्ट पर इनको घेर सकें। बहुत बढ़िया। तो मेरा मानना है कि जैसे हमारे ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सेंगर ही हो, वकील तो कोई भी राजपूत कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय हो। तो एक बार मेरा मानना है कि आप लोगों के द्वारा देखो, आप लोग काम करने के लिए निकले, आपकी क्या राय है वकील साहब, क्या आप हमारे साथ जुड़ेंगे? और मैं मानता हूँ, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप जिस वकील से कहोगे ना कि आप इस मुद्दे पे निकले हैं, तो आपके साथ जरूर होगा, आपके साथ कुछ करेगा करे, आपके साथ जरूर खड़ा होगा। हमारा मानना है अगर आपने इसमें 1 महीने 2 महीने मेहनत कर ली ना, तो मैं कहता हूँ अगर किसी मुद्दे पे अगर कोर्ट में खड़ा होना पड़ेगा ना, तो 50 वकील जिस जज के सामने खड़े होंगे ना इस मुद्दे पे, तो जज को भी सोचने में मजबूर हो जाएगा कि भाई साहब मुद्दा आया तो आया कैसे। तो इसमें आप थोड़ा सा वकीलों को, आप जितने वकील साहब यहाँ हैं, हाई कोर्ट में हो चाहे नीचे वाले कोर्ट में है, आप उनसे पर्सनली सब लोग एक बार अटैचमेंट करो, मिलो जा करके, कुछ नहीं है, जाओ एक बार हायर में हो जाएगी। और मेरा मामला तो क्या है, मैं आपको एक और बताता हूँ कि अभी थोड़ा एक आगे आ रहा है प्रोसीजर, उस प्रोसीजर के तहत आप जाओ, एक तस्वीर का मैं बताऊंगा आपको, तो जाओ उनसे मिलो, कुछ नहीं, कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलते 2-4 वकील इकट्ठे होकर चले जाओ, उसमें एक तस्वीर भेंट करो संगठन की, और इस तरीके का कोई काम हो तो मैं कहता हूँ आपके साथ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। एक हमको एक मुद्दा और पीछे आ रहा था कि जैसे बाबू जी ने अभी एक पीछे बैठक भी हुई थी, स्थापित और विस्थापित, उस मुद्दे पे मैं चाहूंगा कि एक बार बाबू जी अपना रखे कि उस पे भी हम लोग उनको भी साथ लेकर के उनके विकास का मुद्दा भी हमने अपने साथ में जोड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा सा बाबू जी बताएंगे, उसके आगे मैं बढ़ता हूँ जी। देश मिला स्थापित और विस्थापित के संबंध चर्चा करने के लिए। मेरे मित्रों, स्थापित क्षत्रिय और विस्थापित क्षत्रिय के बीच अंतर आप लोग जानते होंगे, और मेरे ख्याल से हो सकता है कि 50-60% लोग विस्थापित के बारे में बिल्कुल कुछ न जानते होंगे। विस्थापित क्षत्रिय क्या होता है? विस्थापित क्षत्रिय ये होता है कि जो मुगल काल में किसी काल परिस्थिति बस वो अपना स्थान उन्हें छोड़ना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और कहीं दूसरी जगह पे अन्य स्थान पर जाकर के बसे, इस स्थान से दूर जाकर के, तो वहां के लिए वो विस्थापित हो गए। तो कई बार ऐसा होता है कि उनके बारे में स्थानीय क्षत्रियों को पता नहीं होता कि क्षत्रिय है कि नहीं, लेकिन जो जाता है विस्थापित होकर के उसके बाद भी समस्या होती है कि अपनी प्रस्तुति किस तरीके से दें कि लोग हमारा विश्वास करें कि हम क्षत्रिय ही हैं, राजपूत ही हैं। तो वो क्षत्रिय तो मान लेते हैं, लेकिन उनसे रिश्ते नहीं करते, शादी संबंध नहीं करते, दोनों आपस में थोड़ी सी दूरी बनी रहती है, और जब सांस्कृतिक दूरी रहेगी तो दूरी महसूस होगी हर कारनामे में। ये हमारे आपके बगल में प्रतापगढ़ में भी विस्थापित क्षत्रिय है, वहां पे चौहान है और सोलंकी है, और भदोही में सोलंकी है और तोमर है, ये विस्थापित नहीं। इनकी शादियां वहां के स्थापित क्षत्रिय आपस में नहीं करते, बेटियों का लेन देन नहीं करते। और इसी प्रकार से जौनपुर में आपको चौहान मिल जाएंगे, राठौर मिल जाएंगे, परमार मिल जाएंगे, सोलंकी मिल जाएंगे, ये मिलेंगे, और शायद एक आध और है, ये विस्थापित है। तो ये वहां पे एक बड़ी समस्या है। उस समय 90 के दशक में जब जिंदा थे वहां के सिंगरा मऊ के राजा साहब, राजा सिकंदर श्री पाल सिंह महाराज, तो उन्होंने इस पर एक अच्छा सा प्रयास किया था। तो उस समय अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था सभी क्षत्रियों के बीच में, और
ये तय हो गया था कि हम लोग आपस में परस्पर सहयोग की भावना रखेंगे और रोटी बेटी में संबंध स्थापित करेंगे, एक दूसरे को अपना ही मानेंगे। तो सब लोगों ने बात तो मान लिया था, लेकिन अब वो चले गए। जब संयोग से कोई व्यक्ति यहाँ अमर होकर नहीं रहा, बाद में उसको अपना गंतव्य जहाँ जाना ही पड़ता है। लेकिन उनकी यात्रा के सर की तो जब ये दुनिया छोड़कर चले गए तो उसी जगह पे पड़ा नहीं गया। वो स्थापित अपनी जगह पड़ा हुआ, तो स्थापित अपनी जगह पड़ा हुआ है। हालांकि ये मुद्दा बीच बीच में उठते रहते हैं, उस पर अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा था और एक अच्छी बैठक हुई थी इसी मंडलीय कार्यालय में। हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से परमिशन लिया था कि आपके कार्यालय में हम इस प्रकार का कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रांत के क्षत्रिय आए भी थे, बिहार से आए थे, मध्य प्रदेश से आए हुए थे, महाराष्ट्र से एक जने आए थे, इस तरीके से आए थे। यूपी में कोने से, मुरादाबाद से आए थे, लखनऊ से आए हुए थे, संभल से आए हुए थे, तो जौनपुर से आए थे, प्रतापगढ़ से आए थे। तो इस प्रकार से कार्यक्रम बढ़िया चला। इसका फोकस यही था कि किस तरीके से हम किया जाए। तो ये स्थापित और स्थापित इसमें भी कार्य चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी का जो उद्गार है, इसके बारे में जो उन्होंने चर्चा किया, तो मुझे खुशी हुई कि आपका भी ध्यान उसकी तरफ है कि हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसे करना चाहिए। मेरे ख्याल से स्थापित और स्थापित के बारे में इससे बढ़िया तो मैं नहीं बता सकता। ये माइक दे रहा हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने जो बात बताई है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बताई है। और हम भी जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, ऐसे प्रयागराज या कौशाम्बी या बनारस, इनके अलावा भी आप चले जाइए, बहुत सारे ऐसे जिले हैं, शहर हैं जहाँ पे इस तरीके के जो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर लोग उनसे रिश्ता नहीं करना चाह रहे हैं, या इस वजह से उनको क्या करना है कि वो भी आपस में कहीं उनको एक दूसरे में रिश्ता करना पड़ता है। तो वो फिर मामला क्या है, वो समाज से हट जाता है मामला उसका। तो हमारा यह है कि लोगों को भी इस तरीके की चीजें बताई जाए, समझाई जाए, उनको भी इन चीजों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे और अपने साथ लेकर के चलेंगे, तो शायद वो लोग भी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे तो एक करके, वैसे मैं कहता हूँ काफी लोग हमारे साथ में, हमारी टीम बनने में बहुत आसानी उसमें हो जाएगी। इसी के साथ में आपको मेन एक और बात मेरे को मेन आपसे करने की, एक इतिहास संरक्षक, जो हमारा जो इतिहास है, पीछे मैं काफी चीजें देख रहा था कि मेरे पास एक फोन आता है, अरे भाई साहब आप वहां जुड़ोगे? मैंने हाँ। आप तो राजपूत हो ना? मैंने हाँ। क्षत्रिय नहीं हो या हो? हाँ मैं नहीं। यार वो तो कुर्मी है। मेरे कौन कुर्मी है कि यार वो उधर। तो मैंने उनको इस विषय पे बोला, मैंने कहा भाई या तो पहले आप अपनी पूरी जानकारी लो, कौन आदमी क्या है क्या नहीं है, पहले आप अपनी जानकारी लो। अधूरी जानकारी हमेशा आदमी को डुबा देती है। तो पहले जानकारी लो और जानकारी लेने के बाद आप मेरे से इस विषय पर बात करो। तो ये विषय भी एक बहुत गंभीर विषय है कि अपने जो इतिहास है उसको, इतिहास को बचा करके रखना। तो इस मुद्दे पर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, जैसे पीछे हमारे अध्यक्ष जी से भी बात चल रही थी कि भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई पीछे क्या कुछ करा था ना कि भाई दूसरे उसमें चले गए कि ओबीसी में हो गए, क्या उस तरीके की बात थी ना जी। तो हाँ, तो वो एक बार आप थोड़ा सा इस जानकारी, ये मेरे पास पॉइंट है, मुद्दा है मेरे पास लिखा हुआ, इसलिए मैंने कि हम लोग थोड़ा सा अपने इतिहास के ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उस इतिहास को बचाने का अपना प्रयास करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। एक बार आप बताइए इसके बारे में। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और एक बहुत ही जीवन मुद्दा है जिस पर चर्चा वास्तव में होनी चाहिए। अभी इस सिंगरौर समाज के लिए काफी लोगों में कुछ भावों की स्थिति है। तो ये 92-94 के बाद कुछ आई है। आपके हमारे बीच में कुछ नेता हैं जिनके आसपास के लोग कुछ भ्रमित किए गए उनके बारे। और मैं तो ये कहूँगा कि उस समय जब मध्य प्रदेश में मिर्जापुर था, मिर्जापुर नहीं था, तो मिर्जापुर में वो सिंगरौली से जो सिंगरौलों का निकास है, जो कुर्मी होते हैं, लोधी होते हैं, वो वहाँ भरे हुए और वही बांधा तक भरे हुए थे। कुछ
इस बीच में आ गए हैं आपके प्रयागराज में चुनाव गंगा भी हो सकते हैं, जो कि कई सैकड़ा साल बीत गया और बीत जाने के बाद जो सिंगरौरों में मिक्स मर्द हो गए हैं, पहचान पाना कि बड़ा खड़ी की है कि वास्तव सिंगरौर है कि नहीं। अब मेरे समझ से वही हैं जिनको इतिहास भूगोल के बारे में बताया जाए तो समझने के लिए तैयार नहीं है। और जो सिंगरौर क्षेत्र है जो सिंगरेरपुर से जिनकी पैदाइश है तो वो बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं और समझ क्या लेते हैं, वो क्षेत्रीय तो हैं, आज भी हैं, कायम हैं। और इस चीज को जब हमारे जिला के अध्यक्ष जी पहुंचे थे ठाकुर देवराज सिंह के, जो सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं और उनके बेटे बीके सिंह वर्तमान में जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं प्रयागराज के, तो उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मुद्दत के बाद कोई सिंगरौर आया है और इन सिंगरौरों के संवर्धन की बात मेरे पास आया है, तो मेरे लिए आज का दिन इससे बड़ा गौरव का नहीं होगा। और उन्होंने सिंगरौर का ट्वीट ठोका, कहीं बेटा मेरी बहुत ज्यादा हो गई, मेरे करीब आ जाओ, ट्वीट ठोका, बेटा तू मुझसे क्षत्रिय हो। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे ही आसपास में मैंने एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से डांटा। उसने कहा कि कोई मिलने आए, मैंने पूछो उनसे नाम पूछ लो, बैठा लो, तो बोला कि महेंद्र सिंह देवी। तो जो मैंने बुलाया तो आया वो, तो पूछा कि कहाँ में रहने वाले हो, बताया कि फला जगह पे। कहीं तुम पूर्वी हो? हाँ मैं पूर्वी हूँ। कहीं तुम पूर्वी में कौन सी जात के हो? तो बोला मैं सिंगरौर हूँ। बोला कि तुम चले जाओ और मेरे पास आज के बाद मत आना, इतना ही मुझे वंश को तुम्हारे जैसे लोग कलंकित कर रहे हैं। और उनको वापस कर दिया वहां से, कहा आज के बाद शक्ल मत देखना। इसी प्रकार से राजा भैया यहाँ किसी पंडित ने कह दिया था, कुछ यहाँ पे नेता गए हुए थे, ये यशवंत सिंह है नेता भाजपा के, ये भी बताएं इस बारे में। तो उसने पंडित ने बीच में बोल दिया था, तो राजा भैया खड़े हो रहे और इतना जोर से राजा कहा इसको तुरंत धक्के लेके बाहर निकाल दो, सिंगरौर क्षेत्रों के बारे में मुझसे ज्यादा कौन जानेगा, हटा दो इसको। और उसके बाद उसने माफी मांगा, पैर छूने की भी कोशिश करी, तो बिल्कुल से बाहर कर दिया और अंदर एंट्री दे दिया उसको। कहा तुम्हारे जैसे गद्दार ब्राह्मण लोग हमें क्षत्रियों को अलग अलग विभाजित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी 1896 में सिंगरौर शब्द से शीर्षक है लिखा था डॉक्टर भैया ग्रुप ने। उन्होंने सिंगरौर को बताया कि ये सिंगरौर राजपूत होता है और ये बड़े रूढ़िवादी होते हैं, ये विधवा विवाह नहीं करते हैं और ये सिंगरौर का गुरुकुल है, ये श्रीकी ऋषि से अपना बताते हैं और श्रीकी ऋषि के ही संतति है ये। और उसको और लिखा है ये लोग अपने क्लेम में ही कच्ची और पक्की खाते हैं, या तो अपने पुरोहित में कच्ची पक्की खाते हैं, अन्य ब्राह्मण के यहाँ भी नहीं खाते। प्रस्ताव भी कहूंगा सिंगरौर के बारे में 1896 में। सोचिए जिसके हर पन्ने में भारत सरकार की मोहर लगी हुई है, तो कुछ इस प्रकार के तत्व हैं जिनके बारे में नहीं कह सकते कि वास्तव में सिंगरौर है ही। हाँ, सिंगरौर को लगाते हैं अपने गाँव जाके, लेकिन मुझे नहीं लगता सिंगरौर है, वो सिंगरौर होंगे, क्योंकि ऐसे लोग इतने ही होंगे जिनको मुंबई में गिर सकते हैं अगर हम सर्वे करने निकले तो, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक मछली पूरी तरह जैसे धंधा कर देती है, तो वही स्थिति है यहाँ पे। जैसे अध्यक्ष जी के सामने भी ये बात आई, वो भी चर्चा मेरे सामने एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा किया था। तो ये हमारा यहाँ पर एक चीज कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो मैं संपूर्ण क्षेत्र की बात करता हूँ, लेकिन आज मैं एक 2 मिनट के लिए सिंगरौर क्षेत्र की मतलब बात करना चाहूंगा कि हमारा सिंगरौर क्षेत्र एक बगीचा है जिसमें विभिन्न कुल के अलग अलग कुल के क्षत्रिय, अलग अलग वंश के क्षत्रिय, अलग अलग कुल देवी, अलग अलग कुल देवताओं जैसे फूल के पौधे लगे हुए हैं। और हमें कोई इस प्रकार का व्यापारी नहीं चाहिए जो किसी फूल को उसकी गाड़ी से अलग करने की कोशिश करे, बल्कि हमें इस प्रकार का माली चाहिए जो फूलों का कोई रास्ता वहां रखे। बात कहना चाहता हूँ कि जो चंद्रमा
उसमें छोड़िए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम आप संरचनात्मक तरीके से यहाँ पर इकट्ठे हुए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का बोलने का समय है, थोड़ा समय ले लिया आपकी अनुमति से। हम लोग यहाँ संगठनात्मक चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आज संगठन की बात करेंगे। अब सिगरेट की बात आ गई है तो सिगरेट की बात करने में जैसे हमने कहा कि एक भाग है जिसमें किस्म किस्म के क्षेत्रीय किस्म किस्म के देवी देवता वाले कुल देवी कुल देवता वाले ये फूल लगे हुए हैं, ये बगीचा है। तो मैं उसमें मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, बता दूं कि आपने क्षत्रिय वंशावळ पुस्तक पढ़ा होगा, उसमें जहाँ पे भगवान देव सिंह सोमवंशी ने लिखा है कि सिंगरवन क्षत्रिय सेंगर का कुल है। इस टिप्पणी क्या क्या तमाम लोगों को बताया। और उन्होंने ये भी लिखा कि सिंगरवन नाम का कोई जाति नहीं है, ये समूह का नाम है। ये समूह बराबर 26वीं शताब्दी बच्चा रावण के देश में बनाने के लिए और 16वीं शताब्दी में जब सिंगरवन समूह को सिंगरवन गांव को श्रीवेद का नाम सिंगरवन गांव है। इस किताब में लिखता है कि उसको तहस नहस करा दिया अपने दो सेनापतियों को भेज करके, चला दिया, वो घर जला दिया, लोगों को मारा काटा काट डाला और जो लोग भगे विद्यार्थियों के बाहर चले गए अपना बसे। तो उस समय 16वीं शताब्दी में बता रहे हैं कि उस समय तक 8 वंश थे सिंगरवन समूह में। सेंगर था जो सबसे ज्यादा था, सूर्यवंशी था, कौशिक था, गौतम था, गहरवार था, विजयन था और वैश्रावत था, मौर्य वंश के प्रकार ये 8 वंश थे 16वीं शताब्दी में। ये भगवान देव सिंह सोमवंशी साहब अपने पुस्तक में लिखते हैं और उन्होंने गांवों का नाम भी लिखा, कहां कहां के किस वंश के लोग क्षत्रिय के पाए जाते हैं। और उन्होंने शतवन सेगर का एक इसमें बना दिया है कि बनारस के तत्कालीन राजा हुआ करते थे और जौनपुर का जो बादशाह था इब्राहिम शर्की साहब जौन था क्या, उसने आक्रमण करके उनको मार दिया, मारा और शहीद हो गए राजा साहब। तो शतवन सेगर के जो वारिस थे खड़क सिंह, वो भी अपने कुछ टुकड़ियों और कुछ जोड़े अपना जो समेट सके खड़े में कामयाब हो गए आपने और आपके सिंगरौर गांव में आए, सिंगरौर समूह में वो भी मिल गए जहां उनकी भरपूर क्षत्रियों ने सहायता की, फिर एक के क्षत्रिय लोगों से मरने के लिए थे। तो उन्होंने बहुत दिन तक वो यहाँ नहीं रहे, तो रामपुरी को उन्होंने सेना का चढ़ा करके अपने नाम के आगे भी खड़क सिंह सिंगरौर कर दिया। और कुछ साल के बाद यहाँ रह जब लोग जाते हैं फतेहपुर में खड़गगढ़ बसाते हैं, जिसे आज हम फतेहपुर का खागा बोला जाता है और वहां पर उनकी हवेली और उनका पहाड़ और उनका क्या बोलते हैं किला वगैरह आदि है। और उन्हीं के वंशज थे ठाकुर कमलार जिन्होंने उस जमाने में अंग्रेजों को नाती मार्को चले जाया था और कलेक्टर को मार डालना, एसएसपी को मार डालना, तहसीलदार को मार डालना, जजेस को मार डालना, डिस्ट्रिक्ट जज को मार डालना। मार डालने के बाद 32 दिन तक उनका घात चिपका था। ये बात अलग है, 32 दिन के बाद अंग्रेजी हमला करते हैं और उनको बाद में सफल हो जाते हैं। तो लोगों के सामने खड़ा करके मार दिया गया था और उनके वंशज को भी जलाया गया। पूरी सारी कहानी है। तो मैंने इसीलिए कहा कि एक बगीचा है जिसमें भिन्न किस्म के फूल खिले हुए हैं, ऐसा कोई ना हो जाए जो हमको वैज्ञानिक से तोड़ करके अलग करे। तो मेरे संगठन के मित्रों याद का कर्तव्य बनता है कि आप किस प्रकार से अपने इस समूह के क्षत्रियों को संयोग रखते हैं और कितने कामयाब होते हैं, ये खूबसूरती आपको दिखाना है अपने आप में। आपको सच्चाई को करने बाहर करना है। मैं इसीलिए नौजवानों का आह्वान करता हूँ कि नौजवानों को बहुत लंबा पानी पीना है और वे लगे रहेंगे तो लंबे समय तक कार्य करेंगे, हम लोग समय को थोड़ा सा बचाएं। भले ही बहुत करने की इच्छा है लेकिन बहुत चाहते भी नहीं करना है। रामचरितमानस में बताता है, रामचरितमानस में राजा राजकुमार राम के सामने परिस्थितियां जो थी, एक तरफ अधिकार था राज्य करने का, दूसरी तरफ कर्तव्य था वन जाने का, लेकिन राम ने राज्य नहीं चुना, उन्होंने वन जाना पसंद किया और पिता की तरह धीरे धीरे पिता की फसलों का पालन करने
लीजिए, वो अपना कर्तव्य समझे, बन गए 14 साल के लिए और उससे मित्रों राम मर्यादा पुरुषोत्तम हो गए। सिर्फ राम ही नहीं रहे, वो राम से भगवान हो गए। यदि आपने कर्तव्य को आप भी निभाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो मेरा मानना है कि आप भी राम बनेंगे, इस बारे में महाराज और आप इस दुनिया से जाने के बाद भी आप जीवित रहेंगे। दुनिया से जाने के बाद, मरने के बाद जिंदा रहने के दो ही तरीके हैं, या तो कुछ करके जाइए या तो कुछ भी करके जाइए। जब हम कुछ भी करके जाते हैं तो हमारे बैठने के बाद हम याद करते हैं हम जिंदा रहते हैं, और ये हम जब कुछ करके इस प्रकार का काम जाते हैं जिसकी श्रेष्ठता है कि श्रेष्ठ काम करके जाते हैं जैसे रामचंद्र जी, तो हमारे मरने के बाद भी हम जिंदा रहते हैं। आज भी राम और हमारे प्रेरणा का स्रोत जो है आज भी जिंदा है, वो मरे हुए नहीं। तो ये कार्य तो आपका निर्भर करता है। मेरे मित्रों, मेरे निरंता बंधु, मैं आपसे गुनाह करा करूंगा, मेरे पहले दिया था मेरी तैयार करनी है जिसमें आप अधिवक्ताओं की एक टीम बनाएंगे और हर तहसील में अधिवक्ताओं की एक टीम होनी चाहिए तहसील वाली, और फिर वो सुपर स्तर पे इकट्ठी होगी और जिससे हम अपनी का नाम देंगे, हम बैठेंगे, आप बैठेंगे। और टीचर्स के लिए मैंने कहा कि आप लोगों को भी अध्यात्मों की एक टीम बनाएंगे और हम बैठ के हम सिर्फ की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल क्षत्रियों की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम और आगे चलेंगे, हम क्षत्रियों की बात करेंगे, हम स्थापित क्षत्रियों की बात करेंगे, विस्थापित क्षत्रियों की बात करेंगे, और हम ऐसा करेंगे कि विस्थापन शब्द ही समाप्त हो जाए। हमें किस प्रकार का कर्तव्य निभाना है, ये दायित्व आपके ऊपर है, ये दायित्व हमारे ऊपर है, ये दायित्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े स्तर पर बैठे हुए आपके ऊपर है, लेकिन वो आपसे हमसे इसलिए मत कसिए और सवाल तैयार रहिए। मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा अपने संगठन की कार्य पद्धति के बारे में बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि सन 2022 में मैं शासकीय सेवा से निवृत्त हुआ और उसके बाद ये हमारे छोटे भाई या भतीजा कह लीजिए, जानने के लिए हमारे भाई ही है और उम्र में ये हमारे भतीजे हैं, अच्छे से इनकी मुलाकात में आती है और फिर हमारा परिचय माननीय राष्ट्रीय पृथ्वी से होता है, माननीय राष्ट्रीय मीडिया में भारत से होता है। सबसे पहले तो भी महामानवों से मुलाकात होती है और फिर हमारे सीधा करके आपके संगठन में दिल्ली में जाकर पहली बार उनकी मीटिंग अटेंड करते हैं। उसके बाद जो संगठन की तरफ से हमें पहला दायित्व मिला, हमने अपना संगठन खड़ा किया। उसके बाद हमने जो पहला कार्य किया है मित्रों, 24 दिसंबर 2022 को हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिले कलेक्टर को दिया है कि बलवंत सिंह सेहगल की जो निर्मम हत्या की गई है उस पर ये किया जाए और उनको ये कानून चीज दिया जाए जिससे उनका परिवार जो है जीविका से उबर सके। और हम क्या पूरा उत्तर प्रदेश दिया है, मेरे ख्याल से दिल्ली दिया था और भी जगह दिए होंगे। अभी एक व्यक्ति ने बताया कि उनको मिला, सरकार के द्वारा सहयोग मिला, ये आपके संगठन की ही ताकत है। उसके बाद हमने 1 जून 2023 को दूसरा ज्ञापन दिया कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रयागराज को कि महोदय, वो भी संबोधित था मुख्यमंत्री को कि महोदय आपके जनपद में से करके जब सब फतेहपुर तक सिगरेट क्षत्रियों का एक बहुत बड़ा गुच्छा है, एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ा समूह है जो किसी भी कार्य को देने के लिए पर्याप्त होता है और किसी भी नेता विधायक सांसद को चुनने की बात रखता है। इनमें कुछ पिछड़े हुए हिम्मत की तरीके से घुस गए हैं और क्षत्रिय से अक्षत्रिय करते हुए, जबकि शब्द उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी अन्य पिछड़ी जाति के लिस्ट में शब्द का नाम और निशान नहीं है, लेकिन पूरे लिख करके
उनको ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिससे सम्मानित क्षत्रियों में उनका प्राप्त है और अन्य क्षत्रियों में भी ये भ्रम पैदा होता है। तो कृपया इस प्रकार का कार्य न किया जाए। अपने अधीनस्थ अधिकारियों, तहसीलदारों, तहसीलदारों को निर्देशित किया जाए कि इसकी सम्यक जांच हो और जांचों का पाया जाए कि इसी क्षत्रिय है, पूर्वी नहीं है, तो उसे ओबीसी का प्रमाण पत्र न दिया जाए। ये उदाहरण देना चाहता हूँ। आजादी के बाद से लोग क्षत्रियों से दुश्मनी बहुत पुरानी है जमाने की, चाहे मुगल राज रहा हो, चाहे ब्रिटिश राज रहा हो, और भोजपुरी क्योंकि उसे लड़ने का काम क्षत्रियों का ही था, तो स्वाभाविक है दुश्मनी भी क्षत्रियों से होगी। इसी के कारण जो सूर्य क्षत्रियों का विनाश किया गया, फतेहपुर में क्षत्रियों का विनाश किया अंग्रेजों के द्वारा, और यहाँ मुगल शाह के द्वारा जोधपुर में सिंहासन का नाश किया गया क्षत्रिय के द्वारा। तो मैं कहना चाह रहा था कि ओबीसी के प्रमाण पत्र का सवाल नहीं कहना था ये क्या नाम दिया गया था? उसमें हाई कोर्ट का जजमेंट भी लगा हुआ था। 2013 में हाई कोर्ट ने सिंगरौर पर क्षत्रिय कहा है और 2016 में डबल बेंच ने भी आदेश जारी किया ये ओबीसी का नहीं है। हाँ, जो मैं बताना चाह रहा था, अभी हाल में आपने देखा होगा महाराष्ट्र की घटना, जिसमें मराठा क्षत्रिय को ओबीसी का प्रमाण पत्र नहीं मिला करता था। मराठा क्षत्रिय बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि हम भी किसान हैं, हमें भी ओबीसी का प्रमाण पत्र दिया जाए, ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। लेकिन सरकार ने कभी भी नहीं माना कि आप ओबीसी। देखिए, अगर बैकवर्ड क्लास का निर्धारण होता है सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा होता है, जो सबक है वो फॉरवर्ड है, जो पिछड़ा है बैकवर्ड है, और पिछड़ा है दलित है, और पिछड़ा शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। तो शासन ने ये माना कि आप शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, आप क्षत्रिय हैं, हम आपको नहीं दे सकते। उन्होंने बहुत आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद ये लड़ाई कुर्सी की होती है, राजनेताओं की वोट की लड़ाई होती है, संख्या दूसरे घसोटने की लड़ाई होती है, और ये राजनेता इन क्षत्रियों को हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके परिवार से एक दूसरे को अलग कर देने वाला काम करते हैं। ये सबसे बड़ा काम आज के भ्रष्ट राजनेता कर रहे हैं। आज का भ्रष्ट फिल्मी मीडिया वाला काम कर रहा है ये सारा कार्य। और आज से दिक्कत चलेगा जो आपको हर जगह ले जाएंगे, किसी गांव में ले जाएंगे, किसी भी जिले में जाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी मैं शिंदे मुख्यमंत्री शिंदे का स्टेटमेंट देख रहा था, टीवी में नहीं देख रहा था, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा कार्य हमने किया है कि मराठा क्षत्रियों को हमने कुंडी का प्रमाण पत्र देने का आदेश जारी कर दिया, और अब कुंडी का प्रमाण पत्र जारी होगा। हम तो किसी प्रकार से था